जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 जो बिहार बोर्ड के इतिहास विषय से लिया गया है। और ये जो कक्षा 8 के जो इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण अध्याय है, जो खास करके बीपीएससी और बीपीएससी से होने वाली जो एग्ज़ाम है टीचर की जो उसमें पूछने की संभावना है। और इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी अध्याय आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं उतने अध्याय को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय है कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ और कैसे। तो 15वीं शताब्दी में क्या होता है, 15वीं शताब्दी में आपको 15वीं शताब्दी में इटली में एक क्या हुआ था, नया धर्म का शुरुआत हुआ था। इटली में नया आंदोलन आरंभ हुआ था और इसे ही पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है, पुनर्जागरण के रूप में। इसे पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, फिर से जगना। क्या होता है, फिर से जगना होता है। फिर स्पेन की जो यात्री था ना, तो स्पेन की यात्री का नाम क्या था, नाविक। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्पेन के जो था वो क्या थे, नाविक थे। वो स्पेन के नाविक थे कोलंबस। ये क्या किया था, 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। और 1498 ईस्वी में पुर्तगाली जो यात्री था ना, वास्को डी गामा, इसके द्वारा भारत की खोज की गई थी। केरल के कालीकट तट पर ये पहुंचे थे। उसके बाद आपको आता है 15वीं सदी के अंत तक में यूरोप में क्या हुआ था, एक नई सामाजिक व्यवस्था का उदय हुआ, जिसे पूंजीवाद के रूप में जाना जाता है। जिसे पूंजीवाद के रूप में जाना जाता है। अब आ रहा है उपनिवेश क्या है। उपनिवेश का दूसरा नाम कॉलोनी भी होता है। और 18वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों पर जब यूरोपीय कंपनी का नियंत्रण हो जाता है ना, तो उसे ही उपनिवेश के रूप में जाना जाता है। उपनिवेश से ही एक वर्ड आया है, उसका नाम है उपनिवेशिक। तो जब कोई विकसित देश किसी अल्प विकसित देश पर अपना रुपया पैसा लगाता है, ठीक है, और तो इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। अर्थात कोई विकसित देश है, जो सबसे शक्तिशाली देश है, जो सभी क्षेत्र में वो देश आगे है, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है सो वह किसी अपने से कमज़ोर देश पर या प्रकृति से भरा पड़ा देश पर रुपये पैसे लगाता है और उसके वहाँ के मतलब कि जो संसाधनों का दुरुपयोग करता है, चाहे अपने फ़ायदा के लिए उसका उपयोग करता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम उपनिवेश के रूप में जानेंगे। अब आ रहा है कि साम्राज्यवाद क्या है, या साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। साम्राज्यवाद सैनिक अथवा अन्य तरीकों से विदेशी भूभाग के प्रदेश को जब अपने अधीन कर लिया जाता है ना, तो इसे ही अधीन करके वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर दी जाती है। तो इसे ही साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। अमेरिका की खोज के बाद वहाँ पर क्या हुआ था, यूरोप के देशों ने अपना कब्जा कर लिया था। अमेरिका की खोज के बाद कहाँ के देशों ने कब्जा किया था, यूरोप के देशों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था। 1817 ईस्वी में जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, और अर्थशास्त्री के साथ साथ ये एक इतिहासकार भी थे, राजनीतिक दर्शन थे। 3 खंडों में इतिहास को बांटा। कितने खंडों में इतिहास को बांटा, 3 खंडों में इतिहास को बांटा। पहला हो गया लेकर के भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा। चूँकि इसकी जो इतिहास थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश भारत के इतिहास नामक एक जो पुस्तक लिखी थी, जिसका लेखक था या इतिहासकार था बोल सकते हैं आप, उसका नाम क्या था, जेम्स मिल। जो 1817 ईस्वी की घटना है इससे संबंधित, तो इसको आप देख सकते हैं। इस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जो इनके द्वारा भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, जिसमें ये इन्होंने पहले हिंदू, दूसरा मुस्लिम और ब्रिटिश के कालखंडों की चर्चा की थी। अब आ रहा है कि अभिलेखागार क्या है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को इकट्ठे किए जाते हैं या रखे जाते हैं, तो उसे अभिलेखागार के रूप में जाना जाता है। अब आ रहा है कि पांडुलिपि क्या है।
तो यह उस दस्तावेज को कहा जाता है जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिखी होती है, उसे पांडुलिपि के रूप में जाना जाता है। किस के रूप में? पांडुलिपि के रूप में जाना जाता है। अब आ रहा है कि कैमरे का आविष्कार कितने ईस्वी में पहले किया था? तो कैमरे का आविष्कार लगभग 200 साल पहले किया गया था और इसका प्रयोग 1850 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की फ़ोटो खींचने में किया गया था। तो मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की फ़ोटो खींचने में जिस इस कैमरे का प्रयोग किया गया था 200 साल पहले, और यह पहला एवं अंतिम बादशाह था जिसकी फ़ोटो कैमरे से ली गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल थे। तो भारतीय उपनिवेशवाद में कौन कौन शामिल थे? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव इत्यादि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल थे। पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर के कौन देश बनता है? तो बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र हो जाता है। 1912 ईस्वी में क्या होता है? बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत के रूप में संगठित कर दिया गया था, या एक अलग प्रांत बना दिया गया था। फिर आ रहा है कि 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा कट जाता है। यहाँ पर आप देखने वाली बात क्या है? 15 नवंबर आपको ध्यान रखना है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में आपको बिहार से क्या होता है? झारखंड अलग बन जाता है। यहाँ पर आप लिखा ही भी हुआ है, देख सकते हैं आप। बिहार से काटकर झारखंड अलग हो जाता है। और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में क्या होता है? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार से कटकर उड़ीसा बन जाता है। क्या बनता है? उड़ीसा बन जाता है। बिहार का राजधानी आपको पता ही होगा, पटना। और उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। तो आगे चलते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अन्य बातें। क्या पढ़ेंगे? अन्य बातें पढ़ेंगे। पहला अध्याय से संबंधित अन्य बातें को भली भांति हम लोग देखते हैं। तो पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसे पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या बोला गया था? औद्योगिक क्रांति बोला गया था, और इसकी शुरुआत इंग्लैंड में होती है। समय के अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है। किस प्रकार के दस्तावेज को? सरकारी दस्तावेज को कहाँ पर रखा जाता है? तब अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज को रखा जाता है। समय के साथ देश और राज्य की औद्योगिक सीमाओं में धीरे धीरे परिवर्तन होते गए थे। अब आ रहा है अध्याय 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के करीब में हम लोग 15वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना आरंभ कर दिया था। लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना आरंभ कर 1707 ईस्वी में क्या होता है? मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा था। पुर्तगाल का नाविक था, और ये 1498 ईस्वी में यूरोप जो महादेश है उससे होकर के कहाँ पहुँचते हैं? तो अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए वहाँ के उत्तम आंतरिक केप ऑफ गुड होकर के भारत के पश्चिमी तट तक पहुँचते हैं, जहाँ पर केरल के कालीकट तट बंदरगाह पर जब ही अपना ये जहाज लगाते हैं, तो उसके बाद चूँकि जिस जहाज़ से वास्को डी गामा भारत पहुँचे थे उसमें आपको 3 जहाज़ शामिल था, और 3 जहाज़ में 3 जहाज़ के नाम इस प्रकार है: सेंट गैब्रियल और साउ रफाएल और बेरियो। चूँकि इसमें से 2 जहाज़ तो डूब गए थे, लेकिन तीसरा जहाज़ जो बाकी था उसी जहाज़ के सहारा से वास्को डी गामा क्या किए थे? भारत पहुँचे थे। अब आता है 1707 ईस्वी में
औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो आप लोग तो जानते ही हैं, जो मुगल वंश का अंतिम शासक था, बादशाह था। पुर्तगाली को भारत से मसालों को खरीदने एवं उसको बेचने में है ना, अपने देश तक पहुंचने में उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था, जिसके कारण दूसरे दूसरे देश के शासक सब भी, व्यापारी भी अपने देश में, भारत में प्रवेश करना शुरू किए। किसके उद्देश्य से? व्यापार कमाने के उद्देश्य से, जिसके करीब में हम लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पर। पुर्तगाली 1498 में आता है, और पुर्तगाली को जब ये भारत से मुनाफा 60 गुना मुनाफा हुई, तो उसके बाद अंग्रेज आया। अंग्रेज को देख सकते हैं आप, 1600 ईस्वी में अंग्रेज पहुँचता है। फिर आता है डच 1602 ईस्वी में, डेनिश आता है 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी आता है 1664 ईस्वी में, स्वीडिश आता है 1731 ईस्वी में स्वीडिश पहुंचता है। पुर्तगाली व्यापारी जो था ना, पुर्तगाली व्यापारियों ने कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपना व्यापारी कोठी को स्थापित किया था। तो कालीकट में, गोवा में, दमन में, द्वीप में एवं हुगली के बंदरगाहों पर अपनी कोठी, व्यापारी कोठी, इसके द्वारा, पुर्तगाली व्यापारी के द्वारा स्थापित किया था। फिर पुर्तगालियों के अलावा है ना, कौन कौन आए थे? हॉलैंड आए थे, इंग्लैंड आए थे, फ्रांस आए थे और डेनमार्क आए थे। हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क की कंपनी 200 वर्षों तक भारत में शासन कर किया, अर्थात राज्य किया था। फिर आ रहा है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या होता है? लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर आ रहा है वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं? तो लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधि को वाणिज्यवाद के रूप में जाना जाता है। यह कहा जाता है, नील का प्रयोग कपड़ों को रंगने और सोरा बारूद बनाने के लिए किया जाता था। 18वीं सदी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने यूरोपीय कंपनी का हटाना शुरू कर दिया था। कितने ईस्वी में? तो आपको ध्यान रखना है 18वीं सदी में। उसके बाद इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर क्या किया? अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। तो इतना जगह पर इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई जगह पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी थी, जिसमें सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार इत्यादि शामिल थे। फ्रांसीसी कंपनी, आप क्या देखिए, फ्रांसीसी कंपनी चंद्रनगर, बालासोर में, पश्चिम तट माहे में अपनी फैक्ट्री क्या किया? स्थापित कर दिया था। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था? सेंट जॉर्ज हुआ करता था, जो मद्रास से संबंधित था। 1750 ईस्वी में आसपास में कर्नाटक के उत्तराधिकारी के संघर्ष हुआ, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी आमने सामने 1750 ईस्वी में आता है। कर्नाटक के बाद बंगाल में संघर्ष आरंभ हुआ था, और यहाँ अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। अंग्रेज क्या किया? कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दिया था। कर्नाटक के बाद बंगाल में संघर्ष आरंभ हो गया, और चूँकि आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक में जो संधि उत्तराधिकारी युद्ध संघर्ष हुआ था 1750 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में मतलब कि जंग छिड़ी थी कंपनी के लिए को लेकर के। उसके बाद कर्नाटक के बाद बंगाल में संघर्ष आरंभ होता है, और यहाँ अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री क्या करती? स्थापित कर दी थी। यह मुगल साम्राज्य का एक धनी प्रांत था। कौन सा? तो बंगाल के क्षेत्र था यह धनी प्रांत, जिसमें बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया था। अब बाद में बिहार और उड़ीसा को इस क्षेत्र से मतलब क्या चीज़ जो अलग कर दिया था। मुगलों की केंद्रीय सत्ता को कमजोरियों को लाभ उठाते हुए दीवान मुर्शिद कुली खां को क्या बना दिया? दीवान मुर्शिद कुली खां को स्वतंत्र शासक रूप में कौन कंपनी के जो थे अंग्रेज थे वह क्या किए? शासक रूप में उसको स्थापित करवा दिए, और बाद में अलीवर्दी खां को 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। और अलीवर्दी खां के बाद कौन आता है? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनता है। तो आप देख सकते हैं 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब
तो पहले किसको बनाया गया? मुर्शिद कुली खां को। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद मुर्शिद कुली खां को खां के बाद कौन आता है? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां। उसके बाद कौन आता है? सिराजुद्दौला। कौन आता है? सिराजुद्दौला आता है। इस तरीके से बंगाल पर सभी क्या करने लगे थे? शासन करना आरंभ किए थे। उसके बाद मुर्शिदाबाद के शहर की तुलना किससे की गई थी? लंबा चौड़ा आबाद धनवान एवं लंदन के शहर से किया गया था। बंगाल में पहली फैक्ट्री अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया। इसके आसपास अंग्रेजों ने जो किला बनाना शुरू किया था ना, उससे फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था। अच्छा ये बताइए, फोर्ट विलियम के बारे में अगर बोलेगा, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा 1651 ईस्वी में स्थापित की गई जो क्या था? एक किला था। उसके बाद जो है सो एक और ऊपर आप पढ़े होंगे, उसका नाम क्या था? आप देख सकते हैं। एक और किला था उत्तर प्रदेश में संबंधित था, जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो मद्रास में उत्तर प्रदेश के मद्रास फोर्ट जॉर्ज सॉन का समूह उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र क्या था? फोर्ट जॉर्ज सॉन्स था। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना है कि ये तो हो ही गया। और उसके बाद 1696 ईस्वी में कंपनी के 3 गांव गोविंदपुर, सुतानाती और कालीकत्ता के 1200 का भुगतान करके लगान एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त किया गया। और यही गांव आगे चल करके कलकत्ता कहा जाने लगा। अब बाद में कोलकाता के रूप में जाना जाता है। मुगल सम्राट जो फारुखसियार था ना 1717 ईस्वी में, उसको कंपनी के द्वारा 3000 जो कर देने के लिए कहा गया, लेकिन इससे बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान पहुंचा। एवं बंगाल के जो नवाब था ना, तो ये क्या किए थे? सिराजुद्दौला को यह बात पसंद नहीं आई एवं किलेबंदी के विस्तार पर ये क्या कर दिए? रोक लगा दिए थे। फिर बंगाल के नवाब कंपनी जो था उसमें स्थापित था। बंगाल के नवाब कौन कौन थे? अमीर चंद्र एवं जगत सेठ एवं नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला दिया। और कंपनी सिराजुद्दौला से असंतुष्ट व्यक्ति को बंगाल का नवाब बनना चाहता था, क्योंकि सिराजुद्दौला किसी भी संधि को लेकर के कंपनी से राजी नहीं थे, अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। फिर आता है सिराजुद्दौला 30,000 सिपाहियों के साथ काशी बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल देते हैं। और कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव का उस समय में करते रहते हैं या कर रहे होते हैं। जून 1757 ईस्वी में ये भी कभी कभी फंसाने के लिए प्रश्न कर देता है कि 1757 ईस्वी का जो प्लासीक युद्ध हुआ था ना, तो कब हुआ था, अर्थात कितने तारीख को हुआ था। ईस्वी की साथ तारीख भी पूछ देता है, इसलिए आपको जून याद रखना है। जून आपको जून के साथ 23 जून भी याद रखना है। प्लासीक युद्ध इसमें नवाब की हार हो गई थी, सिराजुद्दौला मारा गया था और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मतलब क्या चीज़? प्लासीक युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी के बाद क्या होता है? सिराजुद्दौला जो मारा जाता है ना, तो उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की जो सत्ता है, मतलब कि जो आरंभ स्थापित हो जाती है। फिर आता है प्लासी का नाम। तो प्लासी का नाम है ना, फलासी था, जिससे अंग्रेज़ों ने उसका नाम बिगाड़ दिया, क्योंकि उसको हिंदी उतना बोलने में उतना समझदारी नहीं हो पाती थी और उच्चारण करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो फलासी कर दिया गया। यहाँ फलासी के फूल मिलते थे और इस फूल से ही गुलाल बनाया जाता था।
मीर जाफ़र को हटा करके उसके बाद क्या करता है, उसके दामाद मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया। मतलब क्या चीज़, अंग्रेज़ को जब तक जहाँ तक फायदा नहीं दिखती थी तब तक उस वह या तो किसी को मार देता था, या तो किसी शासक को मार देता था, या वह मतलब अपने जो इसको शासक रुपया पैसा या टैक्स देते थे उसी को अपनी गद्दी पर बैठाते थे। अर्थात हर हाल में उसको फ़ायदा अंग्रेज को चाहिए था। दस्तक क्या है, तो वह प्रमाण पत्र था जो अंग्रेजी फैक्ट्री या का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में दिया करता था, जिससे उस सामान्य के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों के कारखाना की स्थापना मीर कासिम ने किया था। मुंगेर गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। मुंगेर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी किनारे मुंगेर बसा हुआ है। और मुंगेर में बंदूक और तोपों के कारखाना स्थित है। और इसकी जो स्थापना है ना, मीर कासिम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मीर कासिम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मीर कासिम की स्थापना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में क्या होता है, सिराजुद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद के क्लाइव के साथ समझौता किया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। दीवानी मतलब कि मालिकाना मिल गई थी, मालिकाना हक मिल गई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक के रूप में हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद के सहायक संधि जो स्थापित किया था ना, तो इसका जो था लेकर के हैदराबाद के निजाम सहायक संधि को मतलब पहली बार वो अपनाया था। इसके बाद दूसरा अवध का नवाब था। मैसूर जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, यहाँ के जो शासक था हैदर अली, जिसके पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को तो आप लोगों को तो पता ही होगा, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के रूप में जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव है, किसी भी कंपटीशन को लेकर के आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आता है 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची पर के निर्यात पर है ना रोक लगा दिया, क्योंकि उससे उसको मुनाफा नहीं होती थी या कोई और कारण हो सकता था। 1782 ईस्वी में टीपू ने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने चले गए थे। तो देख रहे हैं ना, 1782 ईस्वी में फ्रांसीसी दोस्त के साथ क्या किए, जंगल में शिकार करने के लिए चल पड़े थे। जंगल में शिकार करने चले गए और उसके सामने एक शेर आ गया। क्या आया? शेर। उनकी बंदूक ने मौके पर उसको धोखा दे दिया। धोखा देगा ही, क्योंकि परिस्थितियाँ जब व्यक्ति के सामने आती है ना, तो बहुत दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। तो धोखा दे दिया, कटार भी उसके हाथ से जमीन पर गिर गया था। तो आखिरकार निहत्थे शेर को ये मार दिया। और उसका उसी समय से इसका नाम क्या पड़ा, मतलब कि उसी समय से इसका नाम पड़ा था 1761 ईस्वी में क्या होता है, 1761 ईस्वी में अंग्रेज एवं मराठे के बीच पानीपत के तीसरा युद्ध हुआ था। 1761 ईस्वी में अंग्रेज एवं मराठों के बीच पानीपत के तीसरा क्या होता है, युद्ध होता है। पानीपत के तीसरा युद्ध होता है, ठीक है ना, जिसमें मराठा की क्या होती है, हार हो जाती है। विलय नीति के तहत सतारा, जबलपुर, विलय नीति के तहत क्या हुआ, सतारा, जबलपुर, नागपुर और झांसी को कंपनी ने क्या किया, अपने नियंत्रण में कर लिया था। इस अध्याय संबंधित हम लोग अन्य बातें पढ़ने वाले हैं। तो अन्य बातें के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत और यूरोप के बीच जो भारत
यूरोप के बीच जो स्थल मार्ग से व्यापार होने लगा था तो उसमें अरब सौदागरों ने अपनी भूमिका निभाई थी। कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। एक के बाद एक लड़ाइयों ने मराठों को क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया था। शुजाउद्दौला और आलम शाह अंग्रेजों के साथ पहले सहायक संधि को स्वीकार कर लिए थे। ये अति महत्वपूर्ण है। आलम शाह और सिराजुद्दौला अंग्रेज सहायक संधि स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने विलय नीति का अनुसरण किया था। विलय नीति को मानने वाला कौन थे, अंग्रेज थे। अब आता है अध्याय 3 ग्रामीण जीवन और समाज। जो अंग्रेजी शासन और भारत के गांव, भारत की जो 68% आबादी है ना गांव में निवास करती है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्थाई बंदोबस्त को। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त था क्या, तो तय की गई राशि को निश्चित समय पर जमा नहीं करने पर क्या होता था, कंपनी मतलब कि ज़मीन को ही गिरवी रख लेता था। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला गया, अस्थाई बंदोबस्त के रूप में जाना गया था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र पर क्या किया गया, लागू किया गया था। इस अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है, इस्मरारी बंदोबस्त है। पूछ देगा कि अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है, तो इस्मरारी बंदोबस्त है जी। और इसकी शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको स्थापित किया गया था। इस जो अस्थाई बंदोबस्त थी ना, तो इसके ऊपर जो एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक का संबंध किससे है, किस बंदोबस्त से है, तो परमानेंट सेटलमेंट से है। अब आ रहा है रैयतवारी व्यवस्था क्या है। तो रैयतवारी के बारे में आप लोग देख सकते हैं। जितने भी इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आप सुन रहे हैं, चाहे डिस्प्ले पर प्रश्न आ रहा है, तो वह SCERT के बुक से मेरे द्वारा खास करके बनाया गया है, जो BPSC की एग्ज़ाम के ही लिए बनाया गया, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। रैयतवारी व्यवस्था, तो ये इस व्यवस्था को दक्षिण और पश्चिम भारत एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या किया, लागू किया गया था। थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया, जी हाँ, थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया। लगान उपज के आधार पर तय की जाती थी। लगान किसके आधार पर, तो उपज के आधार पर, मतलब कि जो भी फसलें उगती थी ना, तो उसके आधार पर लगान टैक्स दिया जाता था। इस व्यवस्था में किसानों को ज़मीन का मालिक माना गया था। तो रैयतवारी व्यवस्था में किसानों को क्या माना गया, ज़मीन का मालिक माना गया था। अब आता है महलवारी बंदोबस्त। पंजाब, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ये महलवारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। 1828 ईस्वी में इस बंदोबस्त को लागू किया गया था। खेती के खर्च को काट करके जो बचता था ना, तो उसका लगभग 50% लगान तय कर दिया गया था। अब केवल 30 वर्षों के लिए यह जो सिस्टम बनी हुई थी। महाल क्या है, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में है ना, बड़े एवं कुछ भागों में समूह को महाल के रूप में जाना गया था। भारत के उस समय भूमि पर 52% हिस्सों पर क्या होती थी, रैयतवारी व्यवस्था या रैयतवारी बंदोबस्त की जाती थी किसानों के द्वारा। 1857 ईस्वी का दक्कन विद्रोह, तो महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर जिला में इस विद्रोह को कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह किया गया था, और इन क्षेत्रों में रैयतवारी प्रणाली लागू की गई थी। यहाँ किसान लगान की ऊंची दर के कारण क्या थे, परेशान थे। किसान लगान टैक्स नहीं दे पाते थे, और टैक्स की जो दर भी थी ना, तो ऊंची थी, जिस कारण ये परेशान हो गए थे। और इस विद्रोह में किसानों ने महाजनों का अपना निशाना बनाया गया। तो ठीक किया, किसान के द्वारा महाजन का अपना निशाना इसलिए बनाया गया कि महाजन सब टैक्स लेकर के क्या करते थे, टैक्स दे करके किसानों के साथ शोषण करते थे, जिसका कारण क्या हुआ, किसान सब महाजनों का मतलब कि जो भरपूर मात्रा में विरोध करना शुरू कर दिया था। बंगाल में किसानों को पटसन, जूट, पटसन का दूसरा नाम जूट, असम में चाय, बिहार में नील, सोडा, अफीम और मध्य एवं पश्चिम भारत में कपास के उत्पादकों के लिए किसानों को कहा गया था, जिसमें इन सभी मतलब उत्पादन करने के लिए किसान को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि कभी कभी किसान के खेत, प्रायः किसान के खेत, इसी के परिणाम स्वरूप प्रायः किसान के खेत ही मतलब क्या चीज़ जो
बंजर हो जाते थे। नकदी फसल क्या है? तो ऐसा कृषि उत्पादन जिससे खेतों में सीधे तौर पर व्यापार द्वारा खरीद लिया जाता है। जैसे आप गन्ना करते हैं तो डायरेक्ट आपके खेत में मतलब कि गन्ना के लिए मतलब कि जो आएगा व्यापारी आएगा और खरीद लेगा। नील भी और तंबाकू को भी खेत से ही खरीद करके लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बाजार तक ले जाते हैं व्यापारी। खेत में ही इन सभी फसलों को खरीद करके और मार्केट में उतार देते हैं। ये इसलिए इसे नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। अब अति महत्वपूर्ण है नील दर्पण। 1860 ईस्वी में इस पुस्तक को बिना किसी लेखक के नाम का छापा गया था, ठीक है ना। बंगाल में नील की खेती बड़े पैमाने पर करवाई जाती थी। नील खेती बड़े पैमाने पर करवाई। नील दर्पण किसने लिखा था? नील दर्पण दीनबंधु मित्र इसके लेखक थे। यह एक बंगाली नाटक है। क्या है? बंगाली नाटक है जिसमें किसानों की नील की खेती में होने वाले कठिन कठिनाइयों का जिक्र किया गया था। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया ना, माइकल मधुसूदन गुलुक चौधरी नाटक का पात्र इसमें था। और नील खेती मैं नहीं करूँगा इसके बारे में चर्चा किया गया था। बिहार एवं नील की खेती। बिहार में नील की खेती के तरीके थे। जिरात जिसे अंग्रेज के द्वारा लागू किया गया था, और उसके बाद है सो अलामी वार जिसको किसान के द्वारा लागू किया गया था। बिहार एवं नील की खेती में चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला में की जाती थी, और इसके अलावा भागलपुर एवं शाहाबाद में भी इसकी खेती की जाती थी। वर्धमान गया जिला तत्कालीन बंगाल प्रांत में अफीम उत्पादन के दृष्टि से प्रथम स्थान पर थे। अति महत्वपूर्ण है ये। 1917 ईस्वी में क्या होता है? बिहार के चंपारण में नील विद्रोह के 3 कठिया विरोध के विरोध में जो आंदोलन किया गया था उसे प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाना गया था। और यह सो महात्मा गांधी का ये पहला बिहार में, आपको ध्यान रखना है भाई, पहला बिहार में ये आगमन था। और यही बात आपको ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर पहली बार गांधी जी अपना पैर रखे थे। कितने अप्रैल को? 15 अप्रैल को 1917 ईस्वी में। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी क्या किया था? अपना पैर रखे थे। बिहार में अंग्रेजों के समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। किसके समय? अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। अंग्रेजों के आने से पहले भूमि के मालिक कौन होते थे? राजा होते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन था? किसानों को माना गया था, ठीक है ना। महलवाड़ी पंजाब में लागू की गई थी। नील दर्पण का जो संबंध है ना दीनबंधु मित्र से। नकदी फसल बिहार में ही की जाती, बिहार में और कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन बिहार में यह ऑप्शन दिया हुआ था। अस्थायी भूमि व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था, जिसे परमानेंट सेटलमेंट के रूप में जाना जाता है। अध्याय 4 की शुरुआत करते हैं। तो इसमें अध्याय 4 जो है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आदिवासी कहलाते थे। उसके बाद झूम खेती को कर्तन दहन और अथवा स्थानीय कृषि के रूप में जाना जाता है। इस विधि को घुमंतु विधि के रूप में भी जाना जाता है। किस विधि के रूप में? घुमंतु विधि के रूप में भी इस विधि को जाना जाता है। अंग्रेज सरकार के द्वारा 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना की गई थी। किस विभाग की स्थापना? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो आपको 1864 ईस्वी में भारत में वन विभाग की स्थापना अंग्रेज सरकार द्वारा की गई थी। उसके बाद ध्यान रखना, 1878 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया जिससे जंगलों को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में जंगलों को बांट दिया गया। दीकू कौन है? तो गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक